आज जो वीडियो देखेंगे हम वो है वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बारे में, जो कि शायद मेरे जो कोई टॉप 10 फेवरेट सब्जेक्ट्स होंगे बात करने के बारे में दुनिया में, उनमें से एक है। बहुत सारी हमारी दुनिया की जो प्रेजेंट सच्चाई है और जो कंडीशंस हैं, उनका ओरिजिन अगर आप ढूंढने के लिए जाओगे तो वर्ल्ड वॉर्स वर्ल्ड वॉर 1 के रिज़ल्ट में बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 होती है, और वर्ल्ड वॉर 2 के रिज़ल्ट के अंदर आपको उन चीज़ों का ओरिजिन मिल जाएगा जो पूरी दुनिया का बेसिक स्ट्रक्चर है आज के टाइम पे, जो जिन सर्कमस्टांसेस के हम अंदर रहते हैं बहुत बड़े लेवल पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़, शायद लोग इतना इंटरेस्ट उसमें लेते नहीं है उस तरीके से, बट जो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड ऑफ कोर्स वो लेते हैं। तो ये एक ऋषभ बिदुड़ी भाई इनकी वीडियो है, देखते हैं। ये जो फोटो देख रहे हो आप, ये पर्सनली फोटो मेरे को बड़ी सही डिपिक्शन लगता है। पहली फोटो में एक मिनट फ़ोटो देख लेते हैं। हाउ पीपल थिंक वर्ल्ड वॉर 2 वॉज, हाउ इट रियली वॉज। तो पहली फ़ोटो में है एक बड़ा टीरेक्स डायनासोर अमेरिका, और फिर छोटा है जापान, थर्ड राइक जर्मन थर्ड राइक, और तीसरा डायनासोर की शक्ल नहीं दिख रही, बट आई थिंक वो इटली होगा शायद, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो। पीछे भी अगर हम जाते हैं तो ये जो फोटो देख रहे हो आप, वो इटली है, जो कि था फासिस्ट इटली, मुसोलिनी के अंडर। और नीचे वाली फ़ोटो में है बेसिकली एक बड़ा टीरेक्स जो है थर्ड राइक, और सबसे बड़ा टीरेक्स, और उसके पीछे पोलैंड है जो पता नहीं टीरेक्स है क्या है, आई डोंट नो। और बहुत सारे छोटे छोटे अटैक कर रहे हैं इसके ऊपर, जो कि बेसिकली सोवियत रशिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद फिर छोटा सा मुर्गा है फ्रांस, उसके बाद एक कमज़ोर सा मरता हुआ टीरेक्स है वो ब्रिटेन है, उसके बाद एक थोड़ा बड़ा टीरेक्स है इन सारों में, वो थोड़ा जापान के ऊपर हमला कर रहा है। और यानी कि बेसिकली इस सबसे बड़ी भीड़ जो है वो सोवियत रशियंस ने लगा रखी है और नुकसान कर रहे हैं। हम बहुत पहली वाली तो खैर बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, दूसरी वाली भी पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इस लेवल का सिचुएशन नहीं था। दो थिएटर थे सेकेंड वर्ल्ड, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है ऑफ कोर्स। दो थिएटर थे, ईस्टर्न थिएटर और वेस्टर्न थिएटर। ऑफ कोर्स ईस्टर्न थिएटर जो था सोवियत यूनियन के साथ जो लड़ाई हो रही थी जर्मनी की, या जर्मनी के साथ जो सोवियत यूनियन की लड़ाई हो रही थी, उसके वो मेन थिएटर था वॉर का। जो वेस्टर्न थिएटर था, जिसके बाद नॉर्मैंडी और वगैरह इन चीज़ों के बारे में जिसमें हम सुनते हैं, वो भी अपने आप में तो बहुत कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन थी, लेकिन ईस्टर्न फ्रंट से जब आप उसे कंपेयर करते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, इतना एक्चुअली में जो ज़्यादा बड़ा कटापा हो रहा है वो वहाँ हो रहा है। और जापान ना कोई इतना छोटी पावर नहीं था, जापान ने पूरे के पूरे ईस्टर्न पैसिफिक को अपने कब्जे में ले लिया था। जापान ने पर्ल हार्बर बॉम्ब कर दिया था भाई, जो कि हवाई आइलैंड्स में है, जो कि इन द मिडिल ऑफ पैसिफिक है। इंडिया तक आ गया था वो, इस साइड से हमला करते करते करते। इंडिया का जो नागालैंड मणिपुर का बॉर्डर है, वहाँ वहाँ तक उन्होंने कब्जा, म्यांमार पे कब्जा हो गया था उनका, और बोलो तो जापान ठीक ठाक। अगर आप एरिया कब्जा देखोगे तो जापान का कब्जा शायद बाकी किसी भी एक्सेस पावर से ज़्यादा एरिया पे था। तो ये दोनों ही जो पिक्चर्स हैं, वो दूसरी पिक्चर भी कोई एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वो एक दूसरे, पहली वाली पिक्चर अगर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू को एनलार्ज करने के लिए, फोकस करने के लिए, तो दूसरी वाली पिक्चर भी एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को, जो कि अगर उतना इनएक्यूरेट नहीं है जितना पहला है, तो थोड़ा कम ही सही, लेकिन इनएक्यूरेट ये भी है, उसको एनलार्ज कर रहा है बेसिकली। बट एनीवे, अब देखते हैं भाई का एक्सप्लेनेशन क्या है इसके बारे में। अब ये पर्सनली फोटो मेरे को बड़ी सही डिपिक्शन लगता है। पहली फोटो में दिख रहा है कि ऐसा लगता है लोगों को। इस भाई का जनरली जितना मैंने स्टफ देखा है, कोशिश बहुत अच्छी होती है इसकी कि मतलब मैं एक्सप्लेन करूँ सही से चीज़ों को, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूँ, और एटलीस्ट लोगों के अंदर एक सही तरफ सोचने के लिए लोगों को इनवाइट करूँ, मोटिवेट करूँ। तो इवन दो कि ये एग्जैक्ट एक्यूरेट सही नहीं है इन्फॉर्मेशन, बट मैं अप्रिशिएट करता हूँ एफर्ट को। कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो यूएसए ने खत्म कर दिया अकेले पावर लगा के, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। इनफैक्ट सोवियत यूनियन और बाकी के देशों का बहुत बड़ा रोल था। इनफैक्ट सच तो ये है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि वॉर में किसी का फायदा नहीं होता, सबका नुकसान होता है। यूएस ओके, ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बात हो जाएगी। सोवियत यूनियन और बाकी के देशों का रोल था,
बट फ्रांस को बेसिकली स्टीम रोल कर दिया था जर्मनी ने, सोवियत यूनियन को भी स्टीम रोल कर दिया था पूरी तरीके से। एक सिटी है जिसको उस टाइम पे स्टालिनग्राड कहते थे, अब उसका नाम क्या है मॉडर्न डे में वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये सिटी बेसिकली नॉर्थ कॉकेशियन जो सी है उसके नॉर्थ में पड़ता है, वोल्गा रिवर का जहाँ पे माउथ खुलता है कॉकेशियन में, आई थिंक उस जगह पे पड़ता है, आई एम नॉट श्योर, बट कॉकेशियन सी के नॉर्थ में है, ये इतना मुझे पता है। और ये जो जगह है ना, ये नॉर्थ कॉकेसस में है बेसिकली, ये मतलब रशिया के पूरा अंदर आ गए हैं वो लोग। और जो जर्मन्स का जो पलटा शुरू हुआ ना, मतलब जो अगर वो जहाँ तक जीत रहे थे एक लेवल तक और उसके बाद जो वो हारना शुरू हुए, वो इस स्टालिनग्राड की जो बैटल है ना, जो कि बहुत डीप इन रशिया हुई है, उस बैटल के बाद से शुरू हुआ है। क्योंकि जब वहाँ उन लोगों ने लूज़ करना शुरू कर, जब वहाँ वो लोग हार गए, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जो जर्मन वॉर मशीन का जो थ्रस्ट था ना, वो सारा का सारा उन्होंने लगाया ही सोवियत यूनियन की साइड पे था। सोवियत यूनियन के साथ यूएसए का एक लैंड लीज अग्रीमेंट था, जिसके तहत अनइमेजिनेबल क्वांटिटीज़ में यूएसए ने सप्लाई दी हैं सोवियत यूनियन को लड़ने के लिए नाजी जर्मनी से। अगर वो सप्लाईज नहीं देता यूएसए तो मतलब अगेन आप ये तो नहीं देख सकते कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, एग्जैक्ट नहीं आप बता सकते, बट एक बहुत बड़ी चांस है कि शायद वो नहीं भी जीत पाते उनसे, हो सकता है वो उन्हें हरा देते। वो स्टालिनग्राड तक आ गए थे भाई, स्टालिनग्राड का मैप पे देखना कहाँ पे है स्टालिनग्राड, बहुत डीप इनसाइड सदर्न यूएसए के अंदर आ जाता है। तो जब वो उतना मॉस्को के डोर गेट पे आ गए थे वो लोग, मॉस्को के जो आसपास का जो एरिया है वहाँ तक पहुँच गए थे, और मॉस्को उड़ गया तो मतलब उड़ गया रशिया, कुछ बहुत दूर थोड़ी रह गया था रशिया। एक बहुत अच्छी स्कॉलर है, मैं उनका नाम नहीं याद आ रहा, कभी शेयर करेंगे, कभी उनकी कोई वीडियो देखेंगे बैठ के। एक इंडियन अमेरिकन यूट्यूबर है द्वारकेश पटेल, उनके चैनल पे अगर आप द्वारकेश पटेल नाम से ही चैनल, उनके चैनल पे आओगे आपको मिल जाएगा। वो यूएस वॉर कॉलेज वगैरह में पढ़ाती हुई हैं, प्रोफेसर भी हैं। मुझे इस समय उनका नाम सारा PAINE पेन आई थिंक नाम है उनका। उनकी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, पूरा उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 को तो नहीं स्टोरी नहीं नरेट की उन्होंने, बट उसकी जिस इंसान को ऑलरेडी स्टोरी पता है, पूरी एक टाइमलाइन पता है वर्ल्ड वॉर 1-2 की, उसको अगर ये है कि ये होता तो वो होता, वो होता तो वो होता, इस चीज़ को उन्होंने बड़े अच्छे से, मतलब उन्होंने वेरिएबल्स को मूव इन आउट करके समझाया कि किस तरीके से क्या क्या हो सकता था, या क्या जो हुआ वो वैसा क्यों हुआ। तो उनकी एक चीज़ थी कि भाई ये आपको लग रहा है ना आप जीत गए, हम जीत ही जाते, हम पावरफुल ही थे, बहुत करीब का मामला चल रहा था, बिल्कुल थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो ये हो सकता था कि वो जीत जाते, एक्सिस पावर्स जीत जाते। और अमेरिका का कंट्रीब्यूशन लड़ाई में आने को नहीं काउंट किया जाता, आने को तो ऑफकोर्स आई मीन किया ही जाएगा। जापान तो रुक नहीं रहा था ना भाई, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, जापान तो चला ही जा रहा है, अपनी हरकत करे जा रहा है, अपनी तरफ से हमले करे जा रहा है। आपको पता होगा अगर आपने वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा है कि जापान ने बहुत बाद में जर्मनी के जाके अच्छा खासा ठीक समय अरसे तक जापान फाइट करता रहा है, जर्मनी के सरेंडर के बाद भी, हिटलर के मरने के बाद भी। फाइनल सरेंडर जापान ने तब किया है जब उनके ऊपर इन्होंने एन बॉम्ब सुट दिया था, गिरा दिया था 2 उनकी सिटीज़ पे, और 2 ही बॉम्ब थे उनके पास, और वो कह रहे थे कि अगर नहीं सरेंडर करोगे तो हम हर रोज़ एक नई सिटी पे गिराएंगे, जो कि एक ब्लफ था बेसिकली। और उनका जो एम्पर था हिरोहितो, वो मान गया कि चलो यार ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये तो हम ओब्लिवियन में चले जाएंगे इस तरीके से। वरना उनके जो वॉर जनरल्स थे, जिनके कंधों पे वॉर कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो नहीं तब भी सरेंडर कर रहे थे। कुछ नहीं पता अगर वो सरेंडर ना करते फिर यूएसए करता क्या, और यूएसए ने सब कुछ करके देख लिया था जितना उन्होंने अपने लेटेस्ट मतलब तवे पे से अवन में से निकली हुई गरम गरम इन्वेंशन भी उन्होंने यूज़ करके देख ली, वो तब भी नहीं दे रहे थे गिव अप। तो शायद फिर भी हार ही जाता जापान एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि यूएसए के पास जो रिसोर्सेज हैं उसकी मतलब बाकी सारी, अभी कुछ दिन पहले तक स्टैट्स ये था कि यूएसए का जो डिफेंस बजट है ना, वो है 800-850 बिलियन डॉलर का। उसके बाद की जो नंबर 2 से लेकर नंबर 14-15 तक जो कंट्रीज़ हैं ना, और ये कोई टुच्ची कंट्रीज़ नहीं है, सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, इटली फ्रांस इस तरीके की कंट्रीज़ हैं, साउथ कोरिया वगैरह, इन सब का अगर बजट कंबाइन कर दोगे ना डिफेंस बजट, तो यूएसए का बजट के बराबर बनता है वो।
तो यूएसए के जो रिसोर्सेज हैं, जो जिस तरीके का डिफेंस का उनका स्कोप है, लोग यार अक्सर अभी भी मैं सुनता रहता हूँ हमेशा ऑनलाइन, अभी भी मैं कल वही बात कर रहा था कि डीप सीक में चाइना ने यूएसए को कर दिया ये वो। चाइना कभी नहीं बीट कर पाएगा यूएसए को, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ चीज़ों में अगर यूएसए ने अपना सोशल फैब्रिक और स्ट्रक्चर को मेंटेन कर लिया तो चाइना अपनी पूरी ज़िंदगी में यूएसए को कभी भी बीट नहीं कर पाएगा। मैं दोनों ही कंट्री में गया हूँ पर्सनली, ठीक है। चाइना में चाइना में किसी दूर दराज के गांव खेड़े में नहीं गया था, मैं शंघाई शहर में गया था जो उनका सबसे एडवांस शहर है। और जिस हिस्से में मैं था, एयरपोर्ट के काफ़ी पास की जगह है, हमारे दिल्ली जैसा ही था कमोबेश। सड़कें, हाईवे वही, थोड़ा सा मतलब हाईवे है, और जैसे इंडिया के हाईवे होते हैं थोड़े से उबड़ खाबड़ से होते हैं। रोड भी जो बनी हुई है वो प्लेन कहाँ होती है, थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, थोड़े से बम्प्स होते हैं उसमें। आई डोंट नो इंजीनियरिंग सरफेस क्या है। मैं शंघाई शहर के बीच शहर शंघाई एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, और ये बात है 2018 की, 2018 या 19 की बात है, एग्जैक्टली 18 की शायद। तो चाइना को जितना दुनिया उनको बना के पेश करती है कि भाई, अरे भाई 1.5 बिलियन लोग हैं, 5 यूएसए जितने लोग हैं, ठीक है। तो कुछ तो करते ही होंगे ना यार, इतना फुद्दू तो थोड़ी ही होंगे वो, मतलब कुछ तो होंगे ही वो लोग। इतनी बड़ी उनके पास लैंड है, इतनी बड़ी उनके पास रिसोर्सेज है, डिक्टेटोरियल पावर है वहाँ की गवर्नमेंट के पास, और मेहनती वहाँ के लोग होते हैं। चाइनीज़ बहुत मेहनती होते हैं। कहीं भी अगर आप न्यूयॉर्क में जाओ, पूरे के पूरे न्यूयॉर्क में क्या, दुनिया के हर शहर में आपको चाइनीज़ मिल जाएंगे, लेकिन किसी भी दूसरे देश में जाके चाइनीज़ को देख लो काम करते हो तो जानवरों की तरह काम करते हैं भाई। इंडियंस भी बहुत मेहनती होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चाइनीज़ का थोड़ा अलग ही मतलब मेहनत में है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन बेटर है कौन बेकार है, लेकिन बहुत मेहनती लोग हैं। तो इतना बड़ा देश है, इतनी डिक्टेटोरियल पावर है, इतना सब कुछ है, मेहनत अलग करते हैं, तो कुछ तो प्रोड्यूस करेंगे ही। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ भी नहीं है यूएसए के आगे, ठीक ठाक बहुत बड़ी, ऑफकोर्स सेकंड, शायद दुनिया की सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री होंगे आज के टाइम पे। हालांकि फायर पावर ज़्यादा रशिया के पास है उनसे, बट इतने सारे लोग हैं और इतना कुछ कर रहे हैं, तो कुछ तो उन्होंने बनाया है। लेकिन अमेरिका को नहीं टक्कर दे सकते अभी भी वो। अगेन मैं एक टेंजेंट पे निकल गया, वापस आते हैं। अमेरिका की कंट्रीब्यूशन खुद लड़ने से शायद थोड़ी और ज़्यादा ये है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कि उन्होंने जो लैंड लीज एग्रीमेंट के अंडर जो इन कंट्रीज़ को सप्लाईज दी थी लड़ने के लिए, ये है सबसे बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन। एनीवे आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबी बात हो गई इस पर। यूएसए का नहीं हुआ। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो यूएसए के लिए ब्लेसिंग थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यूएसए कभी वॉर में एंट्री उसने स्टार्टिंग में ली ही नहीं, वो न्यूट्रल बना रहा। अगेन अब इस पे बात करते हैं, क्योंकि ये भी अगर लगे, इन्होंने कहा कि वॉर में नुकसान होता है पर यूएसए का नुकसान नहीं हुआ। ये देखने का तरीका है। अगर आप बोलोगे कि यूएसए का जो स्टेटस गेन है दुनिया में, उस हिसाब से उसे नुकसान नहीं हुआ। ऑफ कोर्स यूएसए एक वर्ल्ड की सुपर पावर बन के निकला है फिर इस वॉर के बाद से। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही वो उसका स्टेटस हो गया था, लेकिन फिर भी ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी तो खैर थोड़ा बहुत गरीब हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस की फिर भी इंटैक्ट थी थोड़ी सिचुएशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी। यूएसए भी इंटैक्ट होकर निकलता। बट आप कह रहे हो नुकसान नहीं हुआ ना, तो नुकसान भाई अगर आप ये देखोगे कि रिसोर्सेज का उनका नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ, यार उनकी पूरी की पूरी पर्ल हार्बर की पूरी जो उनका नेवल बेस था वो पूरा उड़ गया भाई। एक पूरा नेवल बेस उड़ गया। आपको क्या लगता है कितना और ये मैं सिर्फ एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, और आपको क्या लगता है कि कितना खर्चा आता हुआ एक नेवल बेस बनाने में? हवाई में जो उनका पर्ल हार्बर का नेवल बेस था, जो कि बहुत बड़ा बेस था भाई, कोई छोटा मोटा बेस नहीं था। उसमें हज़ारों बंदा मरा उस एक अटैक में, उस पर्ल हार्बर के अटैक में, जो कि उनकी नेवी का पार्ट था। नॉर्मंडी के बीच पे ही पता नहीं कितने हज़ार बंदे एक जो उन्होंने बीच पे चार्ज किया उसमें मरे हैं। तो बंदा तो उनका ठीक ठाक मरा ही यूएसए का भी, अगर आप जाके सर्च करोगे उनके। बट अगेन बेटर इक्विपमेंट अपने टाइम के हिसाब से, बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर सब कुछ है, तो ऑफकोर्स उनकी कम मरेंगे। अब इसमें तुम मार लो भाई अगर तुम्हारे में है दम तो। ये तो वो वाली बात हो गई। वो बेटर इक्विप्ड लोग थे, बेटर पैसा था उनके पास, और अगेन बाद में वॉर में आया, ये भी कोई बुरी बात नहीं है भाई। वो उनका जो फाउंडर है, उन्होंने उनको शुरू से गाइड ये किया हुआ है कि भैया फॉरेन एंटेंगलमेंट में मत घुसना,
दूसरे देशों की लड़ाई में मत घुसना, अपनी तरक्की पे प्रोग्रेस करना। और अगर आप किसी भी अमेरिका से लोगों को दिक्कत क्या है आज के टाइम पे, यही ना कि वो हर जगह घुस के जाके पीटने लग जाता है, डेमोक्रेसी ढूंढने लग जाता है, जहाँ पे तेल निकला है उनको डेमोक्रेसी देने पहुँच जाता है। तो अच्छी बात है ना अगर वो नहीं घुस रहा था वॉर के अंदर, ये चीज़ है। तो ये कोई उनके बारे में नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि वॉर में वो लेट वो तब घुसा जब जब इन्होंने पर्ल हार्बर अटैक कर दिया। वहाँ से जो सप्लाईज भेजते थे, खाने पीने की चीज़ें भेजते थे, ये फ्रांस और इंग्लैंड को, उसको जो जर्मन सबमरीन्स थी वो उड़ा देती थी उन शिप्स को। तो फिर जाके उसको धीरे धीरे थोड़ा आना पड़ गया भाई वॉर में। अब ये कोई बुरी बात थोड़ी है, बाद में आया, नहीं लड़ना चाह रहा था भाई, अच्छी बात है, वो नहीं किसी भी साइड पे जा रहा था, उसको ज़्यादा मसला सॉल्व हो जाएगा अपने आप। और अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए हर देश को हक है भाई। और फ़ायदा तो मुझे नहीं लगता कि मतलब पैसे के हिसाब से और मैन पावर के हिसाब से नुकसान हुआ, बट स्टेटस गेन ऑफ कोर्स हो गया, स्टेटस गेन हो गया। और एक और भी बात है जो करेंगे, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ 1914 से 18 तक चला, और 1917 तक यूएसए कभी वॉर में आया ही नहीं, और कंट्रीज को वेपन्स और बाकी जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं लड़ाई करने के लिए वो सारे सप्लाई कर रहा था। और उस टाइम पे गोल्ड जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी। तो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले यूएसए के पास गोल्ड था अभी भी इम्पोर्टेंट है दुनिया का, और वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ तो उसके पास गोल्ड था 45%। क्यों था? क्योंकि उसने जब ये वेपन्स और रिसोर्सेज दिए थे यूरोपियन कंट्रीज को तो सबके ऊपर कर्जा चढ़ा दिया था, और फिर उसके बदले में गोल्ड लिया। इनफैक्ट जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ उसके बाद यूएसए के पास जो गोल्ड था टोटल वो 80% था पूरी दुनिया का। इंडिया पे इस टाइम पे कुछ 600-700 टन होगा। और दोनों वॉर में यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, ब्रिटिशर्स और ये सब, इन्होंने ही मोस्टली यूएसए को पे किया। तो जैसे ब्रिटिशर्स ने ओके अब देखते हैं कि चलो गोल्ड चला गया। पहली बात तो गोल्ड डायरेक्टली, जब मैं शुरू में बात कर रहा था आपको याद होगा मैं कह रहा था कि दुनिया की जो आज की कंडीशन है इसके इनके अगर जो आज की जो दुनिया की सेटिंग है पूरी की पूरी, अगर आप इसमें जाके इसके इन सेट वाई द वर्ल्ड इज़ लाइक द वे दैट इट इज़, तो आप इसमें जाओगे तो आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो चीज़ें हुई ना उसमें इसका ओरिजिन आपको मिल जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद उन्होंने जो इससे पहले की एजेंसी थी लीग ऑफ नेशंस, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी, उसकी जगह इन्होंने बनाया यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के साथ इन्होंने दो और चीज़ें बनाई। इन्होंने बनाया वर्ल्ड बैंक और IMF, जिसको ब्रेटन वुड सिस्टर्स इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं। और भी बहुत सारे बनाए, बट ये दो मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे। इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा जो फंडिंग जो थी इसकी सबसे बड़ी, वो USA से आती थी। इसके अलावा USA ने एक और प्लान बनाया था जिसे मार्शल प्लान कहते हैं, जिसके तहत उसने जितनी भी रेविज्ड कंट्रीज़ थी उनको रीबिल्ड किया है, जिसमें कि वो कंट्रीज़ भी आती हैं जो अगेंस्ट लड़ रही थी। फॉर एग्जांपल जर्मनी और जापान और इटली, उन सारी कंट्रीज़ को USA ने पैसा दिया है, कर्जा दिया है, हर कुछ दिया है अपने आप को रीबिल्ड करने के लिए। तो भाई ये तो अच्छी बात है ना यार। और जब कर्जा लोगे तो पे भी करना चाहिए। एक बात सोचो, आपके घर में लोग बीमारी से तड़प रहे हैं, ठीक है, पैसे नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई बंदा आता है कहता है मैं पैसे दूंगा, अपना हेल्थ इलाज करवा लो, छोटा मोटा बिजनेस खोल लो, बिजनेस खोल के पैसे कमा के मेरे पैसे लौटा देना। तो आप उस इंसान को क्या करोगे भाई? आप कहोगे अरे भाई आप तो मतलब देवता नहीं तो देवता समान जरूर हो ऐसे बोलोगे ना, क्योंकि क्यों कोई हेल्प। अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो गलतियां हुई जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई वो दोबारा ना हो, उसके लिए अगर एक कंट्री कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो USA है भाई, कि दोबारा उतनी बड़ी वॉर नहीं हुई, इतने बड़े नंबर में लोग नहीं मरे, क्योंकि उन्होंने अपनी टर्म्स पे डिक्टेट करवाया है वॉर का एंड। क्योंकि वो करवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे थे। और गोल्ड जो उनके पास रखवाया ना लोगों ने, वो इसलिए रखवाया क्योंकि ऑयल के मोनोपोली के वजह से, ऑयल मार्केट्स पे मोनोपोली होने की वजह से जो ग्लोबल करेंसी बनी, वो बनी जो मतलब फाइनेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, उसकी वजह से ग्लोबल करेंसी बनी, क्योंकि ब्रेटन वुड सिस्टर्स को वो प्रोवाइड कर रहे थे, पूरी दुनिया को पैसा देता है IMF वर्ल्ड बैंक अपनी सिचुएशन बेटर करने के लिए। उसके अलावा पूरे दुनिया के ओशंस पे, जिसकी वजह से वॉर्स होती थी ओरिजिनली मर्केंटाइल कंट्रीज़ की, पूरी दुनिया के ओशंस को उन्होंने सिक्योर किया अपनी नेवी के थ्रू। अब आप इस पे कह सकते हो कि तुमको किसने बनाया दुनिया का इंस्पेक्टर, तुमको किसने चौधरी बनाया, या जो भी आपको कहना है कह लो, पर कोई तो आया जिसने सिक्योरिटी प्रोवाइड की, जिसकी वजह से वॉर्स होनी बंद हुई। अभी रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है तो हर कोई कह रहा है अब ये वॉर का ज़माना नहीं है, अभी वॉर कैसे नहीं है वॉर का ज़माना? 70 साल पहले तक तो दबा के वॉर हो रही थी, हर रोज़ हर आए दिन कुछ ना कुछ तगड़ी वॉर्स हो रही थी,
और आज की वॉर तो कुछ भी नहीं है उनके स्केल के मुकाबले में। वो इसीलिए वॉर्स रुकी क्योंकि यूएसए ने एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाया और उसे इम्पोज किया, क्योंकि वो कर सकता था। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कोट है ना, वो उसने करा। अब आपकी नज़र में गलत हो सकता है कि आपकी नज़र में ठीक भी हो सकता है, आप डिपेंड करता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है चीज़ को देखने का। और जब आप उन लोगों को ओ करते हो अमेरिकन को, क्योंकि अमेरिकन ने पे किया है आपकी वापस रीबिल्ड करना आपकी कंट्री को, और आपको वॉर के टाइम पे भी हेल्प की है, तो पे तो करोगे ना आप उनको। इसमें इस पूरी सेटिंग में गलत क्या है? मतलब ऐसा उन्होंने क्या किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, जो इमोरल था? अमीर हो जाना सर्कमस्टेंसेस के आंसर में, जहां आपने मोरली कोई गलत काम ना किया हो, कोई बुरी बात थोड़ी है। मान लो आज एक स्टॉक मैं लेता हूं जो कि आज के टाइम पे 5 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। मैंने 5 लाख रुपए पड़े हुए थे, काम नहीं था, मैंने 5 लाख रुपए के 1 लाख स्टॉक खरीद लिए। 100,000 स्टॉक्स मैंने खरीद लिए, ठीक है, 5 रुपए के हिसाब से। वो कंपनी है बायोटेक की। कल को वो कोई भी ऐसी चीज़ का इलाज ढूंढ लेती है जिसका इलाज अभी ठीक से नहीं हो पा रहा है, या कोई स्किन रैश है जो कि अभी जस्ट आप दवाई लगा के उसको हटा सकते हो, पूरी तरीके से क्योर नहीं कर सकते, राइट? जैसे पिंपल्स वगैरह होते हैं, वो दैट कंपनी हैपन्स टू डिस्कवर द क्योर फॉर दैट, कि अब आपको वो होगा ही नहीं अगर आप उनका प्रोडक्ट यूज़ करोगे। उस कंपनी के स्टॉक शॉर्ट कर जाते हैं 1,000 रुपये में, ठीक है। अब मेरे जो 5 रुपये थे वो सडनली 5 से 1,000 रुपये बन गए, राइट? 5 रुपये से 1,000 रुपये का गुना का फ़र्क देख लो आप कितना, 200 गुना बढ़ गए। तो मैंने कुछ गलत काम थोड़ी किया है, मैंने एक चीज़ की, लक मेरे फेवर में घूम गया और उस कंपनी के फेवर में घूम गया ऑफ कोर्स, और मेरी जो वैल्यू थी 5 लाख रुपए वो 200 गुना बढ़ गई, 5 लाख से 10 करोड़ हो गई। तो मैं बन गया करोड़पति उसके आंसर में। अब ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम लोगों के साथ होता है। अब अमेरिका के साथ हुआ एज ए कंट्री, शायद अब इससे बुरा लगने वाली बुरा शायद लग सकता है हमें, अगर हमें पसंद नहीं है अमेरिका एज ए कंट्री। मुझे पर्सनली ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कोई इमोरल चीज़ थोड़ी है। और ऑफ कोर्स भाई, कौन सी कंट्री दुनिया की अगर आप उसका चेक करोगे रिकॉर्ड, तो उसमें गलत चीज़ें नहीं मिलेंगी। और अमेरिका के बारे में हज़ारों गलत चीज़ें हैं जिनको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। इराक वॉर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका, या किस तरीके से मुजाहिदीन वगैरह को फंड किया था उन्होंने 80s में, जस्ट क्योंकि वो अफ़गानिस्तान से सोवियत यूनियन को निकालना चाहते थे। तो उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं आज भी दुनिया में। तो क्रिटिसाइज़ करने वाले चीज़ों पे क्रिटिसाइज़ करना बनता है। मैं कोई ये नहीं कह रहा अमेरिका को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें क्रिटिसिज्म के को डिज़र्व नहीं करती। आगे चलते हैं यार, हो सकता है मैं वकील लगा। तो वो पैसा ब्रिटिशर्स के पास पहुंच गया, लेकिन आज ब्रिटिशर्स के पास नहीं है। यूके की इकोनॉमी तो आजकल बड़ी क्राइसिस में रहती है, वो यूएसए को पहुंच गया इनडायरेक्टली। ये जो फोटो देख रहे हो आप, ओके, तो लास्ट बात इन्होंने ये कही कि जो ब्रिटिशर्स ने हमें लूटा, लेकिन वो पैसा एट द एंड ऑफ द डे पहुंच गया आगे जाके यूएसए को। वो इसलिए एक उसमें इन्होंने भी कहा कि आज के टाइम पे इकोनॉमी ख़राब है हालत में यूके की इकोनॉमी इसलिए ख़राब हालत में, आज से हालत में ख़राब नहीं है। ये 70s में ही इनके ऐसी ऐसी होना शुरू हो गई थी। बट फिर वो, क्योंकि लंदन एक फाइनेंशियल हब भी है, तो दुनिया का जो पैसा है वो वहाँ जाता है, वो दुनिया के पैसे पे ऐश करते हैं बेसिकली। कोई अपने एंड से तो उन्होंने अमेजिंग जो चीज़ें वो बनाते थे, जैसे JCB जैसी कंपनी है, लैंड रोवर जैसी कंपनी है, जैगुआर जैसी कंपनी है, ओमेगा जैसी कंपनी है, इस टाइप की जो वर्ल्ड रिनोन्ड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, रोल्स रॉयस, बेंटली, इस तरीके की जो बोथ टेक्नोलॉजी और लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। JCB अपने आप में एक मार्वल है भाई मॉडर्न इंजीनियरिंग का। तो ये सारी ये सारे जो प्रोडक्ट्स वो बनाते थे, ये सब ये इनोवेशन और प्रोग्रेस और ग्रोथ है, तो उनकी रुक गई है बहुत पहले। उसके बाद वो भाई दुनिया के फाइनेंस के पैसे पे काम चलाने लग गए। उसके बाद अब वो भी ड्राई अप हो रहा है, तो अब उनकी फट रही है धीरे धीरे। और भर लिए उन्होंने इमिग्रेंट्स दुनिया भर के फालतू, जो अनपढ़ जाहिल गंवार जो जहाँ से उनकी कंट्री में बोट में चढ़ के पहुँच गया, वो कह रहा है नहीं भाई ये तो रेसिज्म हो जाएगा, इसको निकालेंगे। तो भाई रहो फिर, रखो सबको फुद्दू कटवाओ अपना, तो कटवा रहे हैं। तो ये उनकी सिचुएशन है। उससे पहले वो कर रहे थे क्या कहते हैं कॉलोनियलिज्म, वहाँ से फिर उनको पैसा आ रहा था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी।
ऑफ कोर्स पहली इंडस्ट्रियल कंट्री भी थी, तो उसका भी उन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया है। अब इन्होंने जो ये बात कही कि अमेरिका को पैसे चले गए, उसका ये है, देखो यार, पैसा ना, पैसे का एक नेचर है, वो रुकता नहीं है, वो मूव होता रहता है। अगर आप रोक दोगे तो फिर वो एक तरीके से मार्केट के साथ आप गलत कर रहे हो। जहाँ आपने पैसे को कहीं दबा दिया ना, मतलब बैंक अकाउंट में रख के छोड़ दिया, चलो बैंक में भी रखोगे तो बैंक उसको आगे फिर मार्केट में यूज़ करेगा उस पैसे को, तो वो भी दबाना नहीं है। अगर आपने एक बहुत बड़े अमाउंट में करेंसी रख ली और उसको कहीं छुपा दिया, वो अब कंट्री को थोड़ा सा, इकोनॉमी को थोड़ा सा तंग करेगा। वो कहेगा कि यार ये पैसा होना तो चाहिए मार्केट में, पर ये है किधर। जिस वजह से पैसे को एनकरेज करती है पूरी दुनिया की गवर्नमेंट सिस्टम्स, इकोनॉमीज़ की, आप इसको बैंक में रखो या मतलब वाइट में रखो, क्योंकि ताकि इकोनॉमी हेल्थी रहे, बेटर रहे। पैसे का नेचर होता है चलने, ऐसा सेम पानी की तरह है, पानी चलेगा तो सही रहेगा, रुक जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, पानी की क्वालिटी गिर जाएगी। तो ये चीज़ है। और पैसा, अब आप कहोगे पैसा चलता है तो वो जाता किधर को है? वो जाता उधर है जो ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन सोसाइटी की नीड्स को पूरी करने वाली चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। अब वो चीज़ एक सॉफ्टवेयर हो सकती है, इंस्टाग्राम। अब वो चीज़ एक आटा हो सकता है, खाना हो सकता है, बिल्डिंग मटेरियल हो सकते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हो सकते हैं, जेम्स हो सकते हैं, प्रीशियस मेटल हो सकता है, कोई भी तरीके की फूड आइटम, फूड ग्रेन, मेडिसिन, सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, कुछ भी जो आप सोच सकते हो जिसकी ह्यूमन सोसाइटी को ज़रूरत पड़े, कपड़े, हेयर प्रोडक्ट, जो भी आप सोच सकते हो, एंटरटेनमेंट, मूवीज़, जो भी एंटिटी एज ए कंट्री, सिटी, राज्य जो इन चीज़ों को बनाएगा, उनकी तरफ पैसा मूव होना शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान का एग्जांपल ले लेते हैं। महाराष्ट्र जो है वो बड़ी सारी चीज़ें देता है। वो एंटरटेनमेंट के लिए बॉलीवुड की इंडस्ट्री प्रोवाइड करता है, वो बहुत बड़ी संख्या में खेती होती है वहाँ, वो फूड प्रोवाइड करता है। महाराष्ट्र में माइंस हैं, वो माइंस प्रोवाइड करता है, वो पोर्ट की सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। टेक्नोलॉजी का भी पुणे वगैरह में काफ़ी है। तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ के होने की वजह से पूरा जो उन चीज़ों की जिन जिन जगहों को ज़रूरत है वहाँ का पैसा उनके पास आ जाता है। बिहार क्या कहना चाहिए, बदकिस्मत जगह से मैं आता हूँ, बिलोंग करता हूँ। हमारे नेता जो हैं वो गैरी कास्परोव और अभी जो नॉर्वेजियन बंदा है वो चेस जीनियस, उनके और वो इंडिया का जो है, इन सब को मिला दोगे तो उनसे ज़्यादा हाई क्यू वाले जो हमारे लीडर हैं, लालू यादव और उनकी फैमिली, और अभी जो है नीतीश जी और ये सब, नीतीश बाबू, क्योंकि हमारे जो जीनियस हैं उनकी सबकी IQ 400 के पार है। तो हम इन फुद्दू कामों में काम कुम नहीं करते, हम ऐश काटते हैं। तो हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं आते, बट क्योंकि हम 400 प्लस जीनियस वाले IQ वाले बंदे हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। तो हमारे पास देख रहे हो कि आप 14 पूरी है, लेकिन बंदे जो हमारे हैं उनको काम करने के लिए दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता है। पर क्या, मैं भी सोच, क्यों कर रहे हो काम भाई, क्यों जा रहे हो दूसरे स्टेट में, काम करके क्या होगा? पर मानते नहीं है, क्या करें।